Hello and welcome to your channel, that is Math Path. Here is Rupesh Mishra going to start our lecture from differential calculus, and the very awaited topic, the most awaited topic, which is mean value theorem, is here in front of you. Today we are going to discuss in this. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही है, पहले हम लोग नाम को क्लियर करेंगे कि नाम क्या है और ये किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है. ठीक है, देखिए, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें हम लोगों को पहले 4 तरीके की मीन वैल्यूज थ्योरम पढ़नी है. सबसे पहले जो आप लोग बहुत ज़्यादा, हमारा थंबनेल भी इसी पर ही है, रोल्स थ्योरम. ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है हमें? दूसरा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे शॉर्ट में LMVT भी लिखते हैं. इसे आप LMVT भी लिख सकते हैं. और थर्ड पॉइंट जो हमारा है, विच इज़ कॉल्ड एज, जो कि बहुत फेमस है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. आप सिंपली इसको CMVT भी पढ़ते हैं. और फोर्थ क्या है, हायर ऑर्डर के लिए भी होता है हमारा फोर्थ, जिसका नाम है हमारा रिमाइंडर थ्योरम्स हैं आगे और भी, जैसे लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो मैंने कोर्स डिस्कस किया था उसमें था वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, तो वो रिमाइंडर थ्योरम्स में आ जाता है, तो वो आगे डिस्कस होगा. अभी तो हम लोग आज में ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए सुनते हैं जो हमारा पहला हेडिंग है. पहले इसके बारे में पूरा का पूरा क्लियर करते हैं, एक क्लोज़र व्यू लेते हैं कि रोल्स थ्योरम है क्या, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसे. ठीक है, फिर उसके बाद अभी इसका यूज़ और कितने तरीके से ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों बनाई गई, वो सब सुनते हैं. फिर इस रोल्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है. ठीक है, तो पहले हम लोग इसके तीनों तरीके के जो महत्व है उनको सुन लेते हैं. सबसे पहला कि ये कहता है कि ऐसे सारे के सारे फंक्शंस, जो इसका स्टेटमेंट भी है, अभी मैं स्टेटमेंट बताऊंगा. अभी के लिए सिर्फ क्लियरली हम लोग ये समझते हैं कि ये करता क्या है. ऐसे सारे फंक्शंस जो किसी इंटरवल आप लोग समझते हैं इंटरवल क्या? देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है क्लोज्ड और ओपन. ठीक है, क्लोज्ड और ओपन, एक ओपन इंटरवल होता है जो इस तरीके से होता है. ठीक है, इसे स्मॉल ब्रैकेट के जैसा बना होता है, लेकिन इसकी मीनिंग होती है कि A से B के बीच में. ठीक है, और एक आपका क्लोज्ड इंटरवल है. अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा, एक ब्रैकेट लेकर के बनाऊंगा, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, साथ में A भी लेना है और B भी लेना है. इसमें क्या होता है, इसकी बात करें तो अगर मैं कहूँ कि x जो है हमारा बिलोंग करता है इसमें, मतलब x उपस्थित है इस इंटरवल में, तो ये क्या कहता है, यानी x जो होगा हमारा, x की वैल्यू जो होगी वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी. ठीक है, ये सारे की एलिमेंट्स हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको. और इस वाले इंटरवल की बात की जाए तो अगर x इसमें हो, x बिलोंग करे इसमें, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी और b तक जाएगी. ठीक, और इसमें क्या है, x की वैल्यू a और b के बीच में होगी. तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम लोग को पहले से पता होने चाहिए. ठीक है, ये तो पता होता है. चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे. तो फंक्शन के बारे में क्या है, फंक्शन के बारे में देखिए, मैं कुछ और भी बताता हूँ आपको. सबसे पहले फंक्शन जो स्टेटमेंट है सुन लेते हैं. ठीक है, इसका स्टेटमेंट है, आपको यही स्टेटमेंट जैसे एग्ज़ाम में आ जाता है कि प्रूव द रोल्स थ्योरम, तो आपको पहले हेडिंग आपकी ये है, स्टेटमेंट. क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट में आपको जो एक एक वर्ड है, जैसे हम लोग थ्योरम बोलते थे, हिंदी में प्रमेय होता है, उसमें गिवन होता था, है ना, टू प्रूव दैट होता था, यानी दिया है, सिद्ध करना है, लाइक. तो यहाँ पे हम लोग क्या ज़्यादा उतना नहीं लिखते, लेकिन हमें क्या स्टेटमेंट क्या है, जैसे लिखा हमने कि इफ़. ठीक है, इफ़ अ फंक्शन
स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग लिखने में। इफ़ अ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस का मतलब वही कि इसका ग्राफ कहीं टूटे ना। कॉन्टीन्यूअस इन, अब कॉन्टीन्यूअस किस में होगा, किसी x के मान पे होगा। वही x का मान हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि किस में लेना है, लेकिन यहाँ पे एक x का पर्टिकुलर एक मान ना लेकर के मुझे इंटरवल लेना होगा। इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं, कॉन्टीन्यूअस इन दिस, ठीक है। अभी मैं इसको और भी समझाऊंगा अच्छे से। एंड डिफरेंशिएबल TIABLE इन, अच्छा डिफरेंशिएबल के लिए मैं, देखिए कुछ ध्यान दीजिएगा, अब इसको मैं समझाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल में मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्टीन्यूटी की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि देन एक पॉइंट और मिलता है ऑल्सो जो हमारा फंक्शन f है, उस फंक्शन की वैल्यू जो हमारा दो एंड पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट कौन कौन है, एंड पॉइंट कौन कौन है, एंड पॉइंट आपका a है और b है, इसमें भी a b है, एंड पॉइंट बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, ऑल्सो f ऑफ a, आप लोगों ने 11th में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है कि फंक्शन में अगर कोई वैल्यू रखी जाती है x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ a रख दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि अगर फंक्शन की दो वैल्यू एंड पॉइंट पे सेम हो, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, सेम कह रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा होने पर एक हम सी लेते हैं, देन एक शब्द है देयर एग्जिस्ट, इसको मैथमेटिकली नोटेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। वो नोटेशन आप अगर याद करें अच्छी बात है। देयर एग्जिस्ट ऐसे बनता है, उल्टा ई कैपिटल, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, एट इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, मतलब कम से कम एक सी, एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब सी बिलोंग कर रहा है उन्हीं दोनों के बीच में। अब ये ओपन क्यों लिया जा रहा है, सब चीज़ें क्लियर होंगी, अभी केवल आप स्टेटमेंट समझिए और फिर इसका मीनिंग क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी फॉर विच क्या, इसके बाद हमारा मेन जो है जो हमें प्रूव करना होता है वो आने वाला है। फॉर विच एफ डैश सी, मतलब डैश मतलब आप समझते हैं, डैश का मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएशन, एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ध्यान रखिएगा, एफ डैश इज इक्वल टू ज़ीरो हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है इसको हम लोग समझते हैं क्या एग्जैक्टली, लेकिन स्टेटमेंट यही लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब समझते हैं बात को। जो सबसे पहला स्टेटमेंट था, सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, देखिए सबसे पहला पॉइंट था कि जो हम लोग फंक्शन लेने वाले हैं, कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं f(x) है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूअस, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। कॉन्टीन्यूअस किस में मैं बोला था, मैंने बोला था कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ठीक, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी फंक्शन होता है तो वो फंक्शन का दूसरा मीनिंग ना हो करके वो एक ग्राफ होता है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही सिंपली दो आपको ग्राफ समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला ग्राफ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई हमारी, ठीक, एक्स वाई हो गई। अब क्या है, इस पर मैंने एक ऐसा ग्राफ लिया, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लेने के बाद जब हम इसे कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, ये ए है,
ये जो मुझे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ से स्टार्ट किया, ये ए और बी है, एक्स के दो वैल्यूज़ हैं, मैंने बताया ना ये ग्राफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों के बीच में मुझे लेना है, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट, आप कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हो ना, क्या ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ है? कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। मैं यहीं से यहीं तक की तो बात ही कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो इस बीच में तो कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, ठीक है, हर जगह चल रहा है, ठीक। अब कॉन्टिन्यूस की बात मैंने क्यों ली और क्लोज में क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो क्या होना चाहिए, ए को भी अटेन करेगा और बी को भी अटेन करेगा, मतलब ए भी लेना है, बी भी लेना है और इन दोनों के बीच भी लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये कहीं भी ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैंने और लिया था, एक और ग्राफ आपको दिखाता हूँ। कुछ मैंने मान लीजिए इस टाइप से अगर ग्राफ बनाया है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, ठीक। अब अगर मान लें हमने यहाँ पे एक चीज़ और कर लिया कि ये भी ए ही है, ठीक, और यहाँ कहीं ले लिया मैंने, मान लीजिए यहाँ की बात कर लें, इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया, यहाँ बी ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे भी कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, जो अगला पॉइंट, ये तो क्लियर हो गया, यानी कॉन्टिन्यूस हमें किस में लेना है, क्लोज इंटरवल में हर एक पॉइंट लेना है, मतलब ये एंडिंग पॉइंट है, देख लीजिए ग्राफ का क्या है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी क्या है, ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग एंडिंग, ठीक। तो कॉन्टिन्यूस किस पे लेना है, इस पे, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्लियर करना है आपको कि, तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था कि एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन जो है उसको हम डिफरेंशिएबल बताने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल कौन से इंटरवल पे, ध्यान दीजिए, ओपन इंटरवल पे बात की, क्यों क्लोज क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी तो क्लोज लेना चाहिए था, है ना। तो इस बात को समझते हैं ग्राफ की मदद से। देखिए अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ, क्लियरली समझिएगा, एक एक पॉइंट, मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बनाया जैसे वही वाला ग्राफ मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये भी वहीं से वहीं तक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये ए से बी तक तो है, बट ध्यान ये रखना है कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। एंडिंग पॉइंट तो ये है अपना, यहाँ से यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। अब आपको पता होगा जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है, डैश की बात होती है, मतलब डिफरेंस यही तो होता है डैश करना, अब डैश एक्स, ये जो डैश होता है आपको याद है, हम लोग जो क्लास 12th में पढ़ते थे, जब हम लोग डी वाई डी एक्स करते थे, तो इसका एक और नाम होता था, क्या होता था, इसको हम लोग प्रवणता बोलते थे, है ना, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब है, देखिए क्या मतलब है, देखते हैं। तो एफ डैश यानी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप, है ना, ये डिफ्रेंशिएशन है, तो यानी ये एक तरह की किसी लाइन का स्लोप बताएगा, यानी ढाल बताएगा, ठीक है। तो अगर आप ये जानते होंगे किसी लाइन का स्लोप उस पॉइंट पे खींची गई एक स्पर्श रेखा होती है ना, स्लोप कैसे पता चलता है, और आपको ये भी पता है कि किसी एक पॉइंट का स्लोप जो होता है वो एक ही होता है, किसी एक पॉइंट पे आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, टेंजेंट जिसे बोलते हैं। तो अब ये दिक्कत वाली बात कहाँ आ रही है, दिक्कत वाली बात आपकी आ रही है एंड पॉइंट पे, ये जो आपका एंड पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पॉइंट, अगर आप इस पे यहाँ अगर आप टेंजेंट खींचना चाहोगे तो देखिए पॉइंट तो ख़त्म हो चुका है और एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट से आप देखिए कितनी सारी टेंजेंट खींच सकते हो, एक दो, क्योंकि पॉइंट तो ख़त्म हो चुका है ना, यहाँ पे एंड पॉइंट है, कितनी सारी खींच सकते हो, इनफाइनाइट खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे देखिए मैंने सिर्फ एक ही खींची है, क्योंकि एक पॉइंट से सिर्फ एक, किसी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो एंड पॉइंट हुआ तो एंड पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें जाएंगी ऐसे करके, है कि नहीं, और देखिए यहाँ से भी ऐसे जाएंगी बहुत सारी, ये देखिए ऐसे करके, है ना। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेते हैं, इनकी साइड वैल्यूज़ को एंड पॉइंट को छोड़कर। होप कि ये बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि जो तीसरा पॉइंट मैंने बोला इसमें, कि जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, मैंने पूरा स्टेटमेंट में लिखा, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि इफ़ देयर बी अ फंक्शन, तो 3 पॉइंट्स आपके हो गए।
तीसरा पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए, यानी एंड पॉइंट पे वैल्यूज सेम हो। ठीक है, वैल्यूज सेम मतलब आपको ऐसा ग्राफ लेना है, ग्राफ मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, ठीक, आपको ऐसा ग्राफ मेज़र करना है कि उनकी जो हाइट हो, एफ ए मतलब क्या होता है, हाइट ही तो होता है। जैसे हम लोग क्या करते थे, अगर ये आप इधर एक्स चल रहे हो और इसके लिए आपको वाई निकालना है, तो यहाँ से ये आपकी, ये जो हाइट निकली है ये आपकी क्या हो गई, वाई निकल गई। अगर ये एक्स है तो ये जो हाइट निकलेगी इसी को एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने शुरुआत में देखा कि ये हम लोगों ने इसको ए माना था स्टार्टिंग, इसको बी माना था। ठीक है, तो क्या हो गई, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट इतनी होगी और इसकी हाइट इतनी होगी। तो ये जो हमने लेंथ ली है ना, ये सेम ली है, बस इनका कहने का ये मतलब है। ठीक, अगर हमारा ग्राफ जितनी हाइट पे यहाँ पे है, ऐसे करके खींचेंगे अगर आप, जितनी हाइट पे यहाँ पे है उतनी हाइट पे यहाँ पे भी है, तो ये हमारी कंडीशन ये कहना चाहती है। ठीक है, कि एंड पॉइंट पे जो हाइट हो वो बराबर हो। ठीक है, तो इतना होने के बाद, इतना अगर हो गया, तो जो लास्ट में लिखा था देन देयर एग्जिस्ट करके सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, सी कह रहा है इन दोनों के बीच में कहीं आपको लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं सी है, यहाँ कहीं सी है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया सी। ठीक, कह रहा है इस सी पर ऐसा कम से कम एक सी जरूर मिलेगा, लिखा था देन देयर एग्जिस्ट सी एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी एटलीस्ट वन। ठीक है, कम से कम एक मिलेगा, फॉर विच एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों ऐसा कह रहा है, कह रहा है स्लोप ज़ीरो है। याद है आपको स्लोप का फॉर्मूला डी वाई डी एक्स जो होता था, जो हम लोग ने अवकलन के अनुप्रयोग सीखे थे या यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसमें डी वाई बाई डी एक्स को टेन थीटा भी कहा जाता था, यानी एम भी कहा जाता था। अब ये थीटा क्या होता था, थीटा याद होगा कि ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता था। तो अगर ये सी यहाँ पे है और आप यहाँ पे देखिए, ये लाइन देखिए, दिख रही है आपको, टेंजेंट आपने ड्रॉ की, जरा इसको देखिए क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से इसको समझाता हूँ कि अगर ये ग्राफ था, ठीक है, हाइट तो ये सेम है, ठीक है, अगर ये ग्राफ था, आपने यहाँ पे टेंजेंट खींची है, ठीक, और ये क्या था आपका ए था, ये आपका क्या था, ये बी था, ये मिडिल में यहाँ पे सी है। ठीक है, तो आप जैसे टेंजेंट देखोगे तो अगर सही से सोचो तो इस लाइन को अगर मैं उठा के इसके ऊपर लाऊं, इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस पे लाऊं, तो ये एग्जैक्टली सेम उस पर रिकवर कर जाएगी। तो यहाँ से थीटा तो ज़ीरो निकलेगा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आपने टेन थीटा बोला, वहाँ पे टेन ज़ीरो रखेंगे आप। ठीक, और टेन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, और एफ ये डी वाई बाई डी एक्स को ही तो बोलते हो आप, एफ डैश एक्स। अब ये एक्स बराबर तो सी है, सी पर हम देख रहे हैं इसलिए हमको ये प्रूव करना है। तो बात समझ में आई। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये एट लीस्ट वन का मतलब क्या है, मैंने बोला कि कम से कम एक जगह। ठीक है, एक जगह कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जगह भी हो सकता है, तो इसमें तो एक ही जगह हो रहा है। आपको दूसरा मैंने ग्राफ बनाकर शुरुआत में दिखाया था, ज़रा उसको भी ध्यान दीजिए, मैंने ऐसे बनाया था, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, यही हाइट मैं लेकर के ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ, एक दो तीन चार, और मैं कहाँ पे रुका के, ऐसी जगह पे रुका मैं आके कि जहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हाइट और ये हाइट, ये जो हाइट है ये सेम हो। ठीक है, ये एफ ए और ये एफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कहें कि ए और बी है, यहाँ पे एक चीज़ लेकर चलें कि जैसे हाथ से ड्रॉ करने में तो उतना क्लियरली नहीं, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं कि एफ ए जो ये हाइट है वो एफ बी के इक्वल है। ठीक है, इतनी हाइट। अब इस बीच में आप देखिए कि कितने बार ऐसी वैल्यूज़ मिल रही हैं आपको इस ग्राफ में जहाँ पे स्लोप आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक देखिए यहाँ मिलेगी। ठीक है, आप जब स्केल और अच्छे तरीके से बनाओगे थोड़ा सा, तो आपको देखिए बहुत जगह मिलेगी। एक यहाँ मिली, एक यहाँ मिली, एक यहाँ मिली, एक यहाँ मिली। ठीक है, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, स्लोप ज़ीरो, यहाँ पे एक स्लोप ना, बहुत सारे मिल गए। देखिए वो एटलीस्ट का मतलब वन का क्या था, कम से कम एक तो मिलेगा ही। अगर आप एफ ए और एफ बी को इक्वल लोगे तो वो एक बारी टर्म जरूर लेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल। उसके बाद क्या है, हमको इसका ये क्या है आपका
ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दिया, ठीक है, ज्योमेट्रिकल व्यू भी बता दिया कि ये क्या है इसका मतलब, ठीक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है इसे, वो भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब क्या है, चलिए तो क्लियर हो गया पूरा कि क्या करना है। अब इसका जो प्रूफ है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है वो हम लोग करने वाले हैं, चलिए करते हैं। स्टेटमेंट आपने लिख लिया था, ठीक है। अब जो हमारी प्रूफ की हेडिंग होगी, प्रूफ की हेडिंग आप जैसे डालेंगे, ठीक है, प्रूफ आप डालना है, ठीक है। प्रूफ में क्या है, सुनिए, प्रूफ में क्या होता था याद कीजिए, जब हम लोग प्रूफ करते थे तो कुछ चीज़ें पहले से दी होती थी, हाँ यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। वही चीज़ मुझे लिखनी है कि लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ इज़ अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक। अब जो फर्स्ट पॉइंट था वो इसे फर्स्ट पॉइंट करके आप डाल देंगे इस तरीके से कि विच वाज, कि जो कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल, याद आ रहा है ना, क्यों मैंने बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएबल, पूरी स्पेलिंग आप लिखेंगे इन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, ये भी मैंने बताया क्यों, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो भी लिखना है, क्या है वो, क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक, इतना हमें गिवन है, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग प्रूफ पे आते हैं एग्जैक्ट। अब सुनिए, देखिए, जो हमारा ग्राफ होगा वो कभी ना कभी किसी सबसे छोटी वैल्यू पे आया होगा और कभी ना कभी किसी न किसी सबसे बड़ी वैल्यू पे आया होगा। तो छोटी वैल्यू को हम लोग मिनिमा बोलते थे, आपको याद हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल होता है, लेट, जो जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग इन्फीमम बोलते हैं, INFIMUM, INF भी लिख देते हैं, इन्फीमम ऑफ एफ। फंक्शन जो है उसका इन्फीमम यानी वो जो सबसे छोटी वैल्यू लिया होगा वो स्मॉल m होगी, ठीक है। एंड जो सुप्रीमम यानी जिसको हम लोग मैक्सिमा बोलते थे, सुप्रीमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू उसने अटेन की होगी पूरे ग्राफ को चलते समय, कैपिटल M ली होगी, ठीक है। तो इस पर क्या है, हमारे पास कुछ केसेस बन रहे हैं। क्या केसेस बन रहे हैं भाई, ग्राफ है तो केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला जो केस जाएगा आपका वो जाएगा केस नंबर 1, क्या है, समझे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे आपको एग्जैक्टली अपने कॉपी करना है, ठीक है। तो क्या जाएगा वो केस 1, कि इफ़ जो हमारा सुप्रीमम है वो इन्फीमम के बराबर हो जाए। तो ऐसे में ज़रा सोचें, तो ग्राफ जो, भाई कोई ग्राफ जिसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। मतलब भाई जो आपने सबसे छोटी वैल्यू ली उसकी भी हाइट उतनी ही है जितनी बड़ी वाले की हाइट है, ठीक। तो ये तो ठीक है, ये बात तो समझ में आई, क्लियर हुई, ठीक। अब क्या है, जब ये होगा तो आपको पता है ना ऐसा कब होता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बनाया ना, ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के समांतर है। तो इसका जो इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कुछ वैल्यू होगी ना भाई, इस पर हमेशा क्या है, इस पर देखिए y की वैल्यू कुछ कांस्टेंट टाइप होगी, आप लोगों ने बनाया होगा। अब जैसे हम लोग बनाते थे कि y इक्वल टू 2 बनाओ, तो याद है कैसे बनाते थे आप, y इक्वल टू 2 यहाँ कहीं 1 2 कर लेते थे और इस पर स्ट्रेट लाइन खींच देते थे, तो ये कांस्टेंट ही तो होता था जिसपे इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों बराबर हैं, ठीक। अब अगर ये हम कहें तो ये हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, c, है ना, c बोल करके ब्रैकेट में आप लिखिए कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट मतलब कब होना चाहिए, फॉर ऑल, शायद ये 12th में आपने पढ़ा होगा, उल्टा ए बनता है, इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, सारे, सबके लिए,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ तक ले रहे हैं, पूरा ए से लेकर के बी तक में सारी वैल्यूज उठा रहे हैं और कह रहे हैं उन सब पे एफ एक्स जो है ये पहले केस में सी के इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ठीक, क्या करें, अब डिफरेंशिएशन की बात आ गई। अब आपको पता है जैसे डिफरेंशिएशन की बात आती है तो हमारा क्या हो जाता है, कोई भी इंटरवल पूरा का पूरा ना बन करके ओपन इंटरवल बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसके एंड पॉइंट पे फिर ढेर सारी क्या बन जाएंगी, स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसीलिए वहाँ से देखिए एफ एक्स पे मैंने देखिए पूरा बनाया था, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ यहाँ जब एफ एक्स की बात मैं कर रहा था फॉर ऑल लिखा था मैंने तो ये काम बोला था, लेकिन जैसे ही मैंने डैश लगाया तुरंत मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ओपन इंटरवल कर दिया। ठीक, तो ये केस 1 था जिस पे हम लोग का प्रूफ हो गया कि क्या है, ये हमारा एफ डैश एक्स 0 हो गया। अभी एक केस और है। ठीक है, मैं इसको हटाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्या है, केस 2 क्या है हमारा, देखिए केस 2 है जो, उसे थोड़ा सा आपको समझना अच्छा है, अच्छे से समझते हैं। ठीक, सुनिए, अब केस 2 में ध्यान से समझते हैं। सो जो इसका सेकंड केस है इसको समझना थोड़ा सा अच्छा है, समझते हैं। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, पहले में हमने सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों इक्वल ले लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, इफ़ सुप्रीमम और इन्फीमम इक्वल नहीं है, छोटा और बड़ा है। भाई दो चीज़ें दुनिया में, तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, दो वैल्यूज़ या तो इक्वल होंगी, या तो कोई एक दूसरे से बड़ी होगी, या कोई दूसरे पहले वाले से बड़ी होगी, यही हो सकता है। तो हमने क्या ले लिया, बाकी के दो केसेस को इसमें समराइज़ कर दिया कि वो इक्वल नहीं है तो कोई एक बड़ी होगी। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इस पर, अब ये जब इक्वल नहीं है तो जरा थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ में कि जब दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, ग्राफ कुछ मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया हल्का सा। ठीक, एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, ग्राफ हल्का सा सुप्रीमम और इन्फीमम अलग अलग कर दिया, यानी एफ ए और एफ बी को अलग अलग कर दिया। ठीक, एफ ए और एफ बी को मैंने अलग अलग कर, देखिए हाइट अलग हो गई ना। जब मैंने अलग कर दिया तो क्या करेंगे इस पर, इसका मतलब है ये ए है और ये बी है, इसके बीच में अगर मैं कहीं सी ले लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ यही सी है, सी है, अच्छा ये सी है तो इसका स्लोप अभी भी तो वही है, अगर ये सी है तो इसका स्लोप अभी भी वही है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, सी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, सी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। याद है आपको 12th में हम लोगों ने एच पढ़ा था, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू होती थी, है ना। तो सी में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो सी से थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैंने क्या लिखा, सी प्लस एच, और सी से थोड़ा सा पीछे हट के मैंने क्या लिखा, सी माइनस एच। ठीक, अब इन दोनों पे बात करते हैं। तो देखिए ज़रा, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, ये एच मत लिख लीजिए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपने ये बना लिया डायग्राम, अब आप लिखने वाले हैं कि, तो यहाँ पर क्या है, देखिए अब अगर आप हाइट की बात करें तो जो एफ, ये जो सी पहले तो लिख लेते हैं, सी माइनस एच जो है और सी प्लस एच, ये दोनों के दोनों देखिए क्या इन दोनों के बीच में है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में है, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल बनेगा यहाँ पे, ये पॉइंट बता रहे हैं ना। अच्छा अब देखिए, अब अगर हम ध्यान से देखिएगा कौन सी हाइट बड़ी है, एफ सी प्लस एच बड़ी है या सी माइनस एच बड़ी है, सी प्लस एच जो है, सी प्लस एच की बात करें अगर, उसमें से अगर एफ ऑफ सी हम माइनस करें, ये एच जो है बहुत पास में है, यहाँ पे तो आपको बहुत दूरी दिख रही है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत दूर दिख रही है आपको, ये जो देख रहे हैं आप ये बहुत दूर दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली जो दूरी है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, मैंने ये आपको दूर बनाकर दिखाया जिससे आपको क्लियरली दिखे। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो ये इतनी पास की दूरियां हैं कि आप एग्जामिन ही नहीं कर पाओगे कि उनके बीच की इतनी कम डिस्टेंस है। और ये जो आपको बहुत हल्की सी डिस्टेंस यहाँ दिख रही है ना, मैंने दो लाइनें खींची हैं यहाँ पे 2 लाइनें खींची हैं, ये जो एच है ये वेरी क्लोज टू 0 होता है, आपको याद हो क्लास 12th में नोट पढ़ते थे।
है ना। लेकिन फिर भी मैंने दिखाने के लिए किया आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर ये सी माइनस एच सी के लेफ्ट में है थोड़ा सा, और सी प्लस एच इसके थोड़ा सा राइट में है, लेकिन आप हाइट देखिए, हाइट देखिए, और हाइट जब देखेंगे तो देखिए सी वाली हाइट ज़्यादा बड़ी है। अब ये सी प्लस एच वाली छोटी है हाइट, तो जब आप इसमें से बड़ी हाइट घटाओगे तो क्या आएगा, वो जीरो से छोटा आएगा ना भाई, छोटे से बड़ा घटा रहे हो तो जीरो से छोटा आएगा। और एक चीज़, जैसा कि मैंने बोला ये बहुत पास में है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, हाँ बहुत समथिंग 0.0000, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो इसको लगभग ज़ीरो भी हो जाता है। जैसे वही बात हो गई कि घर में बोला गया कि जा कर के कुछ सामान लेके आ जाओ, और आपने 10 किलो चावल ख़रीदा, उसमें से दुकानदार ने एक चावल ले लिया आपके सामने 10 किलो तौलने के बाद, तो आप उसे जान से नहीं मार डालते हैं, ठीक है। आप कहते चलो अभी भी 10 किलो ही है, लेकिन वो 10 किलो अब नहीं था, 10 किलो में एक चावल कम था, ठीक है, लेकिन वो लगभग 10 किलो आपने मान लिया, ठीक है। इन दुकानदार की कमी आपने ज़ीरो समझ ली। तो ये माइनस मतलब कमी ही होता है, आप दूसरे शब्दों में अगर जानो तो माइनस मतलब कमी ही होता है, डिफिसिट बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो ये चीज़ ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए ज़रा, और एक चीज़ देखते हैं, अगर इसमें हम h से डिवाइड कर दें, अगर h पॉजिटिव है, h से डिवाइड कर दें तो ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी h से डिवाइड कर दें तो अगली लाइन आप इस पर यही लिख सकते हैं कि f ऑफ c प्लस एच, ठीक, माइनस f ऑफ c होल अपॉन h जी, ये h तो ज़ीरो में डिवाइड हो गया, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, हाँ ज़ीरो नहीं है h, लगभग ज़ीरो है, तो डिवाइड हो सकता है। आपको पता है ना ये क्या होता था, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते थे, है ना। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी इसकी प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर एफ डैश बोलते थे, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, यहाँ से चीज़ मिल गई, ठीक है ना। अब क्या है, ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, आपने कॉपी कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ उसी ग्राफ पे, ठीक है, उसी ग्राफ पे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा c प्लस एच था, c माइनस एच था, अगर मैं कहूँ कि ज़रा याद कीजिए, थोड़ा सा फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, देखिएगा ये c है, c प्लस एच आगे था और c माइनस एच पीछे था, ठीक है, c प्लस एच। अब देखिए फिर मैंने क्या किया, फिर वही चीज़ कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c, फिर वही बात, दोनों में हाइट किसकी ज़्यादा है, c की ज़्यादा है, आप फिर से माइनस कर रहे हो तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब फिर क्या कर रहे हो आप, इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी 11th में चैप्टर है असमिका, सर्वसमिका बोलते हैं फिलहाल, तो उसमें कहता है कि अगर आप ये, इसको बोलते थे इनइक्वालिटी, ये जो आप देख रहे हो जब ये लगा हो और ऐसे में आप किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो होता है इधर कन्वर्ट हो जाता है, इधर को साइन ऐसे हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन माइनस एच, तो ये तो फिलहाल ज़ीरो में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस जो है इसका नीचे, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आप ध्यान करो जा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, याद आई बात, ये आपने 12th में सीखा, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, ऐसे आपको करना भी एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ, और इसको आपने बॉक्स में बंद किया, बॉक्स में बंद करना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि बॉक्स में बंद करते ही आपका आंसर सही हो जाता है। अच्छा जोक था, तो ऐसा नहीं करना है, मतलब सही लिखना तब बॉक्स में बंद करना है, नहीं तो वो टीचर आपको यहीं पे देखेगा और नाप देगा फिर। तो अब क्या करेंगे आप, आपने दोनों मिल गया, क्या क्या मिल चुका है ध्यान से देखिए, आपको फ्रॉम लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, आपको पता है, अगर वो फंक्शन हम लोगों ने लास्ट स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि फंक्शन f क्या था, डिफरेंशिएबल था, याद है,
और डिफरेंशिएबिलिटी कब होती है प्रूफ, अवकलनीयता कब होती है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल हो, है ना। लेकिन अभी आपने क्या लाया फ्रॉम 1 and 2, आप 1 से ये लेकर के आए कि राइट 1 में क्या आपने प्रूव किया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो था वो क्या था, लेस देन इक्वल टू 0 था, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लाए थे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव था लेस देन इक्वल टू 0, है ना, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था। अब बताइए हमें तो ये लाना है ना, ये कैसे आएगा भाई, दोनों इक्वल कैसे होना चाहिए। डिफरेंशिएबल आपने स्टार्टिंग में लेट किया था, लेट जो करोगे उसी का इस्तेमाल करोगे, है ना। ये दोनों इक्वल है तो भाई इन दोनों में एक ही बात सही हो सकती है, तो वो कौन सी बात सही हो सकती है कि फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन होने के लिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए हमारा क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों के दोनों जीरो के इक्वल हो, क्योंकि लेस देन यानी ये तो जीरो से छोटा भी बोल रहा है ना ये वाला, और ये जीरो से बड़ा भी बोल रहा है, सही तभी है जब दोनों के दोनों जीरो हो। हाँ जीरो के इक्वल तो दोनों बोल रहे थे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों जीरो है, तो आप समझ सकते हैं ना क्या, एफ डैश कोई एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये क्या है, ज़ीरो आ गया। तो देखिए दोनों केसेस में वही प्रूफ होकर के आया, यही क्या था हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। और ये लास्ट में लिखना भी चाहिए विच इज़ द, लास्ट में लिखना है आपको रिक्वायर्ड प्रूफ या रिक्वायर्ड रिलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक। इतना करके आप अपनी वाणी को विराम दीजिएगा और कहिएगा मुझे पूरा नंबर दीजिए, हाँ तो वो पूरा नंबर दे देगा आपको। तो बच्चों यहाँ तक ये आपका पूरा प्रूफ था, और ये रोल्स थ्योरम है क्या सब मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड जो अगली वीडियो आएगी उसमें इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो तो मैं ऐसे ही पे ही बता दूँगा, और आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दूँगा, अपडेट कर दूँगा, और आप लोग उस पर फ़ोटो खींच करके या कैसे भी फ़ोटो खींच करके डालने में इजी रहेगा, आप डाल देंगे, उसका मैं जितने जल्दी हो सकेगा आपको सॉल्यूशन का एक वीडियो और बना के दूँगा। ये आपके सपोर्ट से है, आप जितना जल्दी एक्टिव होंगे मैं उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और आप क्या करें कि लाइक करें ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए लाइक और कमेंट पहले तो ज़रूरी कर दीजिएगा कैसा लगा आपको, उसके बाद शेयर करिएगा, ठीक है, और देन आफ्टर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास तो 3 तरीके की बुक्स हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि वो मतलब जो एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है या बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनको हटा करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे जिस पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मैं, तो उसे आप जा करके ज्वाइन हो जाइएगा, और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे क्लिक करके आप लोग के लिए भेज दूँगा, और जो दिक्कत होगी आप पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।